नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, किस तरीके से हम ग्रेजुएशन में कॉपी को लिख सकते हैं। तो इसी विषय पर जो है हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी फैकल्टी से हों, राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है परीक्षा के समय में। तो आप लोग किसी भी कोई भी कोर्स कर रहे हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों, लेकिन कॉपी लिखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए जो है आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं इन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ग्रेजुएशन में जाने के बाद बीए की परीक्षा में जो है कॉपी को लिख सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है। क्योंकि परीक्षा के समय में यदि आपका हैंड राइटिंग सही होगा तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो कॉपी चेक करते हैं, वो लोग अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। यदि आपने उसमें कुछ गलत भी लिखा होगा तो उसको जो है वो लोग इग्नोर कर देते हैं और नंबर पूरे के पूरे दे देते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उसका हैंड राइटिंग सही है, अगर उसने नहीं पढ़ा है, फिर भी वो 90% 95% ला सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें बताती हूँ। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो है हम कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। जब भी हमारी परीक्षा होती है तो उस समय जो है कॉपी हम कैसे लिख सकते हैं। और एक प्रश्न जो है विद्यार्थियों के मन में बहुत रहता है कि कितने पेज हम लिखें, क्योंकि 32 पेज जो है आपको मिलता है लिखने के लिए, 32 पेज होते हैं। और उसमें विद्यार्थियों को लगता है कि हम पूरे पेज भर दें, पूरा लिख के आ जाएं। लेकिन यही जो है मैं आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ कि कितना पेज जो है हमें उसमें लिखना चाहिए, ताकि हमें नंबर भी पूरे मिले और जो है एग्ज़ामिनर भी देख के आपको जो है अच्छे से मार्किंग कर सकता हो। उसको ये ना लगे कि बच्चा जो है ज़्यादा पेज लिखा है तो उसको ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, कम पेज लिखा है तो कम नंबर मिलना चाहिए। इस जो कन्फ्यूजन को मैं इसमें दूर करने वाली हूँ। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं कि 95% जो है हम लोग एग्ज़ाम में कैसे ला सकते हैं। यानी कि कोई भी विद्यार्थी है, यदि वो 95% का अपना टारगेट रख रहा है कि हमको इतना मार्क्स लेके आना है, तो वो इतना मार्क्स जो है कैसे लेके आ सकता है, इस वीडियो में जो है मैं इस पर चर्चा करने वाली हूँ। और इसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना पढ़े जो है पास कैसे हो सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजाकिया हो सकता है कि बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें कि बिना पढ़े भी हम लोग पास हो सकते हैं। उसके बाद में जो है इसमें जो है पांचवा हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर जो क्वेश्चन हमको मिलता है, अगर वो क्वेश्चन हमें याद ना हो तो फिर हम उस समय क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ग्रेजुएशन में जो है हम लोग कॉपी को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और ये क्वेश्चन है यूजी सेमेस्टर 3 का, जो अभी हम लोग सेमेस्टर 4 का पढ़ रहे हैं, और मैं प्रश्न आपके पास लेके आई हूँ सेमेस्टर 3 का। एमजेसी 3 का जो है इसमें है। एमजेसी 3 और एमजेसी 4 जो है पिछले सेमेस्टर में पढ़ना था, तो एमजेसी 3 का क्वेश्चन मुझे मिला है और मैं ये लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद सबसे पहले अगर आपको वो देता है, कोई भी अगर एग्जामिनर सबसे पहले यदि आपको दे रहा है, तो सबसे पहले जो है आपका आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका ये 10 होता है। और ये 10 जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है इसमें 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है, और ये टोटल जो है आपका 20 नंबर का होगा। ये इसमें मैं आप लोगों को यही दिखाने के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 नंबर का जो है आपका हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलता है,
इसमें जो है आपको विकल्प नहीं दिए रहेंगे, यानी कि इसमें आप देख लीजिए ये 3 इधर हैं और इधर जो है आपके 7 हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें जो है आपका बस लिखा हुआ होगा कि छायावाद के लेखक कौन है, इसमें पूछ रहा है आपसे। तो इसमें विकल्प नहीं दिए हैं, जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नहीं दिया रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण ये है कि आप सबसे पहले जो है पुस्तकों को पढ़िए, और पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको पढ़िए और उनके ऑप्शंस को याद रखिए, तब जाके जो है आप इसको लिख सकते हैं। और अगर ऑप्शन याद नहीं रह रहे हैं तो आपने अगर उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से उसको लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो यदि आपने पढ़ा हुआ है किताब को तो आपको पता चल जाएगा कि उर्वशी किसकी रचना है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बाद जो है दिया हुआ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, लघु उत्तर देना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें कम से कम आपको जो है लिखना होता है कि 2 से 250 शब्दों में लिखना होता है। और ये जो है आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो है क्वेश्चन इसमें 4 उत्तर देने हैं आपको, और 4 में से जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। लघु उत्तरीय में एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा टाइप क्या है? लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में जो है एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, और क्वेश्चन कितने बनाने रहते हैं? 4 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो ये भी कितना का हो गया? 20 नंबर का। 5 चौक 20। तो यहाँ पे 20 नंबर का वो हो गया जो आपने अभी देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 20 नंबर का हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 20 नंबर का हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये हो गया 20 नंबर का। और इसके बाद जो है आता है आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है आपको 3 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो 3 प्रश्नों के जो उत्तर यहाँ पे देने के लिए कह रहा है, तो 3 प्रश्न में आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, देखिएगा क्वेश्चन दिया रहेगा 5 दिया रहेगा, और 5 क्वेश्चन में से आपको 3 निकाल के लिखना है। जैसे कि लघु उत्तरीय में यहाँ पे देखिए, लघु उत्तरीय में जो है यहाँ पे 3 3 6 दिया हुआ है, और 6 में से कह रहा है कि 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए। और उसी तरीके से यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय में भी आपका दिया रहेगा 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में से कहेगा कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है यहाँ पर 3 प्रश्न लेके लिखना है। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ जो 3 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होता है। दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और 10 नंबर में जो है आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको बनाने होते हैं, और ये आपका होता है 30 नंबर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आपके लिए जो है मैंने एक बना के लाया हुआ है फॉर्मेट, जो आप देख लीजिए इसको, कि अगर मान लीजिए आपको लिखने में परेशानी हो रही है कि मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लिखेंगे ऊपर लिखने, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। और क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, केवल आप उत्तर लिखेंगे, और नंबर दे के क ख ग या फिर ABCD जो भी लिखा हुआ है उसको लिख के, और आंसर यानी कि उत्तर लिख के, फिर उसके बाद में आप पहला का उत्तर लिखेंगे, दूसरा का उत्तर लिखेंगे, तीसरा का उत्तर लिखेंगे। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। और इसके बाद बात करते हैं लघु उत्तरीय में जो है हम कैसे लिख सकते हैं, कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आई हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि किस तरीके से जो है लिख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि परिचय दे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है हमें कवि परिचय लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लघु उत्तरीय में देखिए, यानी कि पहला क है, क का उत्तर लिख देंगे। उसके बाद हमको कवि परिचय लिखना है, तो कवि परिचय लिखने के बाद जो है डैश दे देंगे, और उसके बाद लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम क्या था, कवि परिचय में पहले लिखेंगे हम उनका नाम, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका पूरा नाम क्या था, और उनका उपनाम क्या था। इतना सब कुछ हम लिखने के बाद जो है हम लोग उसमें लिखने वाले हैं उसका परिचय, यानी कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय क्या है। तो उनकी परिचय लिखने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं।
और इसमें आप अपना से और भी बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपने पढ़ा हो, आप उसके आगे लिख लेंगे। उसके बाद बात करें तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो रचनाओं के बारे में भी आप लिखेंगे, क्योंकि हम कवि परिचय दे रहे हैं। तो रचनाओं के बारे में यदि नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कवि के रूप में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो है इनका आता है नाटक, जो अंधेर नगरी काव्य है। उसके बाद पत्रकारिता, उन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या लिखा, वो सब रचनाओं को आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बात करूँ तो काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी रही है, उनकी कौन कौन से उन्होंने काव्य लिखे हैं और उन काव्य की विशेषताएं क्या रही हैं, उसको भी आपको लिखना है। तो आप नंबरिंग कर करके जो है काव्य की विशेषताओं को लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया देशभक्ति और सामाजिक चेतना, दूसरा जो है काव्य विशेषता है इनका नवीनता और सुधारवादी दृष्टि, और भी बहुत सारे जो है काव्य की इनकी विशेषताएं रही हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लघु उत्तरीय का, कि लघु उत्तरीय का जो है हमको उत्तर कैसे देना है। अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो है हम कैसे लिख सकते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमें 10 में 10 मार्क्स मिले। और अगर आपने लघु उत्तरीय में उतना सब कुछ लिख लिया तो एग्जामिनर जो है आपका जो कॉपी चेक कर रहे होंगे वो आपका नंबर नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको दीर्घ उत्तरीय का लिखना है, तो दीर्घ उत्तरीय में हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में जो है आपको लिखना है सबसे पहले जो आपका परिचय रहेगा, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का परिचय हम पहले लिख देंगे। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है भारतेंदु युग की विशेषताओं का वर्णन करें, ये प्रश्न हो गया आपका। और इस प्रश्न का जो है हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ और बताती हूँ कि उत्तर जो है हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर जो है नंबर ना काट सके। तो सबसे पहले तो दीर्घ उत्तरीय में आप जान लीजिए कि 600 शब्दों में जो है हमें लिखना होता है, और 600 शब्दों में लिखना होता है तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले क्वेश्चन का नंबर दे देंगे और उत्तर लिख देंगे। उसके बाद में जो है परिचय लिखेंगे, आखिर भारतेंदु युग का परिचय क्या था। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ जो है भारतेंदु का 1850 से लेकर 1885 तक जो है माना जाता है। पहले परिचय लिख दीजिए कि यह भारतेंदु युग का क्या परिचय है, छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे हम उनकी मुख्य विशेषताएं। भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु के काव्य में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं रही हैं उसको लिखेंगे आप। तो नंबर दे के लिखिए। पहला हो गया राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब देखिए अब केवल इतना लेके काम नहीं चलेगा क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है तो इसको 10 नंबर के लायक बनाना पड़ेगा। तो पहला है राष्ट्रीय चेतना का उदय, तो आप राष्ट्रीय चेतना का उदय लिख के इसके आगे भी लिखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ तो क्यों हुआ और इसकी क्या आवश्यकता थी, इसको आप आगे लिखेंगे। दूसरा टॉपिक देखे लिखिए भाषा की सरलता और लोक भाषा का प्रयोग। आखिर जो है ये जो भाषा की जो सरलता है ये तो सब में थी, लेकिन भारतेंदु के आने के बाद ही इसको क्यों जो है प्रचलन हुआ, इसका प्रचलन क्यों हुआ आपको लिखना है इसमें। आखिर ऐसा क्या था इनकी भाषा में जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये विशेषता बन गई भारतेंदु के काव्य की। तो आप इसको लिखेंगे और इसको लिखने के बाद जो है इसमें आगे इसको परिभाषित भी करेंगे आगे कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी। इसके बाद जो है सबसे अंतिम में हमको लिखना है निष्कर्ष। जब भी आप प्रश्न लिखिए तो प्रश्न के अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिए ताकि जो है आपका क्वेश्चन जो है और आपका आंसर अच्छा लगे, देखने में पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। तो निष्कर्ष में जो है सब कुछ लिखने के बाद आप निष्कर्ष निकाल के लिखेंगे कि भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा किए तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य में नवजागरण और नवीनता का युग था। इतना मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वीडियो जो है आपका काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए। तो ये आप निष्कर्ष में जानते हैं कि आप पूरा लिख लेंगे, उसके बाद में जो है आपको निष्कर्ष बताना होता है। तो ये था आपका यहाँ पर पहला प्रश्न जो है आपका कि ग्रेजुएशन में जो है हम कॉपी को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम आपको बता दिए हैं। और दूसरा प्रश्न आपका ये उठता है कि कितना पेज हमको लिखना चाहिए। अब क्योंकि 32 पेज जो है देता है, अब 32 पेज में पूरा 32 पेज लिखना संभव नहीं है, तो हम कितना पेज लिख सकते हैं कि हमारा जो है नंबर भी नहीं कट सकता है और अच्छा आ भी सकता है। तो इसमें सबसे पहला बात ध्यान रखिए कि 32 पेज उसमें इसलिए देता है
क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी, एक ही कॉपी मिलेगा और आपको उसी में लिखना है। इसलिए ज़्यादा पेज देता है कि किसी बच्चे को यदि ज़्यादा लिखना हो तो वो लिख सकता है। सबके लिखने का अपना अपना तरीका होता है, इसलिए इतना सारा पेज दिया होता है उसमें। लेकिन आप जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पेज लिख रहे हैं। आप चाहें तो आप 10 पेज में भी ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 15 पेज में भी ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहें तो 20 पेज में भी ख़त्म कर सकते हैं। बस आपका जो है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर होना चाहिए। अब जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है, एक शब्द में उत्तर देना है और वो जो है आपका हो जाएगा कम से कम 1 पेज में आपका वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लघु उत्तरीय की। तो लघु उत्तरीय में जो है आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है और 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो इसमें जो है आप चाहें तो इसको 5 पेज में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 6 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिट है। हमको कितना लिखना है, 200 शब्द में लिखना है। ज़्यादा लिखिएगा तो 250 शब्द में लिखेंगे। तो ये जो हो गया लघु उत्तरीय का। आप ध्यान रखिए कि 200 से 250 शब्दों में जो है हमको लघु उत्तरीय का उत्तर देना है। तो मान लीजिए कि ये 2 से 3 पेज में आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं तो दीर्घ उत्तरीय को हम कितना लिखना है, 600 शब्द में लिखना है। तो 600 शब्द में लिखना है तो मान लीजिए कि 2 से 250 लिखने में हमको कितना लग गया, 2 से 3 पेज। तो इसका दोगुना कर दीजिए, मान लीजिए कि ये कितना में हो जाएगा, 6 पेज में हो जाएगा। तो हमको जो है दीर्घ उत्तरीय का 6 पेज में लिख लेना है। कुल मिला के 1 पेज में हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 पेज में आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 6 पेज में हो जाएगा। कुल मिला के 10 पेज में जो है आपका उत्तर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कोई जो है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम 10 पेज लिखे हैं तो हमको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर आपको पूरा मिलेगा यदि आपका उत्तर सही होगा। अब तीसरा प्रश्न है कि 95% हम कैसे ला सकते हैं। अब देखिए 95% लाना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60% तो कोई भी ला लेता है, 75% कोई भी ला लेता है। लेकिन यदि 95% का आपका टारगेट है तो आपके लिए जो है, जो 6 महीना का हमारे पास समय होता है, 6 महीने के समय में जो है आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई करना है, एक एक टॉपिक को समझना है और समझने के बाद जो है आपको क्वेश्चन को अपने से लिखने का प्रयास करना है। जब अपने से लिखेंगे तब जाके क्वेश्चन जो है आपका सही होगा और जो है आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसके बाद चौथा बात करते हैं कि बिना पढ़े हम पास कैसे हो सकते हैं। सब कोई जानता है यहाँ पर कि जो है हम लोग जो है जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाता है, जब ग्रेजुएशन में जब जाता है तो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले वो वीडियो देख लेगा और जाके एग्ज़ाम दे के आ जाता है। 1 घंटे पहले हम पढ़ के पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमको पूरे 6 महीना पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप किसी और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं होता, तो बिना पढ़े हम पास कैसे हो सकते। तो बिना पढ़े पास होने का एक ही तरीका है कि हमें जो है थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लेना चाहिए कि हम जो पढ़े हैं, हमारा जो सिलेबस है, कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए और थोड़ा सा उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद उसमें आप अपना से जोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। अब कुछ भी लिखने का मतलब है कि अब गाना वाना उसमें आप नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब है कि आप एक ऐसा चीज़ लिखिए जो उसी से रिलेटेड हो, उसी से संबंधित हो। मान लीजिए कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भारतेंदु का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनका जो है पढ़ाई कहाँ से संपन्न हुआ था, उन्होंने कौन कौन से काव्य की रचना की थी। इन सारे चीज़ों की जब आप जान जाएंगे तो जानने के बाद उसी में आपको जोड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देना है। और काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, थोड़ी बहुत जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी 4th सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जो है आपको पढ़ना है, केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। और अभी जो है मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको लिखना है। तो आपने इतना तो जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारा काव्य लिखा था और काव्यों का नाम भी आपको पता हो गया। जैसे उर्वशी हो गया, संस्कृति के 4 अध्याय हैं, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। तो उनमें से जो है आप एक एक रचना को उठाओ और एक एक रचना को लिखो और उस पर जो है थोड़ा बहुत चर्चा कर दो, उससे जो है आपका नंबर मिल सकता है। और उसके बाद 5वां अगर बात करें तो याद अगर ना हो तब क्या करें। अब देखिए, अगर याद नहीं है कोई टॉपिक, अगर आप भूल जाते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ी देर के लिए दिमाग को शांत रखिए।
जो हेजिटेशन आपको हो रहा है, जो घबराहट होती है एग्ज़ाम के समय में, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो आप रेस्ट कीजिए कुछ देर। उसके बाद में जो है पेन उठाइए और जो जो आपको याद आता है उसको लिख दीजिए, जो याद नहीं आता है उसके लिए बाद के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जब बाद में आप लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ याद आ जाए। और अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसा भी संभव है कि कुछ समय के बाद में जो है आप उसमें जितना भी लिखे हैं उसी में से थोड़ा बहुत जोड़ के लिख दें। और अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए जैसे कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसी में जो मिलता जुलता है, जैसे क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रवृत्तियों को लिखना है, उत्तर छायावाद को परिभाषित कीजिए, साठोत्तरी कविता की विशिष्टताओं की समीक्षा करें। और इसके बाद जो है क्वेश्चन द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बारे में दिया हुआ है, तो अगर आप भारतेंदु युग के बारे में पढ़ें तो लिख सकते हैं, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ें तो लिख सकते हैं, उसके बाद प्रगतिवाद के बारे में पढ़ें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़ें तो उत्तर छायावाद के बारे में जो है इसी में से आप प्रगतिवाद और उत्तर छायावाद ये दोनों को जो है मिला के आप कुछ लिख सकते हैं, अपना से कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये जो है हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से कॉपी को लिख सकते हैं और किस तरीके से हम नंबर ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर, एक अगले टॉपिक पे जब चर्चा होगी तो उस वीडियो में जो आप लोगों से मिलते हैं हम। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जो है हमें किस तरीके से कॉपी लिखना है और किस तरीके से हमें मार्क्स लेके आना है और किस तरीके से जो हमें पढ़ाई करनी है। और हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।